अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर स्टडिंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ENG 5 to 4 में फाइनल टर्म सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 31 क्लास डिवीजन SCT। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू क्लास डिस्कोर्स। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो रेडिकल व्यू ऑफ CD एम्फसाइज दैट पावर बिहाइंड डिस्कोर्स रेदर देन जस्ट द पावर इन डिस्कोर्सेज। पावर बिहाइंड डिस्कोर्सेज क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स लैंग्वेज के ज़रिए सोसाइटी के रूल्स है ना वो सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब जो CDA है ना, CDA का रेडिकल व्यू ये कहता है कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि पावर डिस्कोर्सेज के अंदर कैसे होती है, लाइक इंटरव्यू या कन्वर्सेशन, बल्कि हमें ये भी समझना चाहिए कि पावर डिस्कोर्सेज के ज़रिए पूरे सोशल ऑर्डर को कैसे कंट्रोल करती है। एम्फेसिस द पावर बिहाइंड डिस्कोर्सेज रेदर देन पावर बिहाइंड डिस्कोर्सेज रेदर देन पावर इन डिस्कोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना आइडियोलॉजी वर्सेस परसुएशन का वर्ड है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, जो CDA है ना वो सिर्फ परसुएशन या मैनिपुलेशन पर फोकस नहीं करता, उस चीज़ पे काम नहीं करता, बल्कि उसका जो मेन फोकस है वो किस चीज़ पर होता है, वो आइडियोलॉजी पर होता है। और आइडियोलॉजी का मतलब है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप के सोचने का तरीका जो फिर डोमिनेट बना दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देखें इट व्यू डिस्कोर्स एज अ स्टेक इन अ सोशल स्ट्रगल। जो CDA के नज़दीक ना डिस्कोर्स क्या है, वो एक सिर्फ ज़बान का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि ये एक जगह है जहाँ पर ना सोशल स्ट्रगल होती है, जैसे कि क्लास स्ट्रगल। लोग लैंग्वेज के ज़रिए अपने जो राइट्स हैं उनके लिए स्ट्रगल करते हैं या दूसरों को कंट्रोल करते हैं। और CDA का एम क्या है, लोग समझ सकें कि लैंग्वेज किस तरह से उन पर असर डाल रही है और वो रेजिस्ट कर सकें। एम्स टू रेज पीपल कॉन्शियसनेस ऑफ हाउ लैंग्वेज कंट्रीब्यूट टू द डोमिनेट ऑफ सम पीपल बाय अदर्स स्टेप्स टूवर्ड सोशल एमेंसिपेशन। अब यहाँ पर जो हमारे पास है ना जोर्ट्समैन और एजेंट्स ये क्या कहते हैं, ये स्कॉलर्स कहते हैं कि जो CDA है ना वो कोई एक फिक्स थ्योरी नहीं है, ये आपने याद रखना है, नॉर बाय अ सेट ऑफ फिक्स्ड मेथोडोलॉजिकल टूल्स। ये एक फिक्स थ्योरी नहीं है, हर रिसर्च अपने ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी के हिसाब से ना अपने मेथड और थ्योरी चूज़ करती है। और हर CDA जो है वो हर CDA रिसर्च का ना एक एम होता है, ठीक है। और जैसे कि सोशल प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाना। अब इसको कहते हैं नॉर्मेटिव कंपोनेंट, यानी रिसर्च का एम सिर्फ एनालिसिस नहीं होता बल्कि सोसाइटी में बेहतरी लाना भी होता है। फेयर क्लोव ने किस चीज़ पे फोकस किया, इन्होंने फोकस किया सेमियोसिस पे। सेमियोसिस क्या होता है, सेमियोसिस होता है इसके मीनिंग बनाने का प्रोसेस, जैसे कि लैंग्वेज, विजुअल, सिंबल्स, ETC। CDA जो है ना वो सिर्फ लैंग्वेज तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका फोकस सेमियोसिस पर भी है। ये किसकी स्टेटमेंट है, ये फेयर क्लोव की है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है कि देयरफॉर क्लेम्स अबाउट द पॉलिटिकल नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस आर रिगार्डेड टू बी देमसेल्फ आइडियोलॉजिकल। पॉलिटिकल नेचर इसमें क्या आता है, जोर्ट्समैन और ओरिजिन कहते हैं कि अगर कोई एनालिस्ट कहे ना कि वो न्यूट्रल है तो वो अपनी ना आइडियोलॉजी को छुपा रहा है। अब हर लैंग्वेज एनालिसिस आइडियोलॉजिकल लोडेड होती है, चाहे ओपनली वो दिखाए या ना दिखाए। CDA कैन हेल्प इन क्लास एनालिसिस एनालाइजिंग क्लास द कल्चर। क्लास प्लस यहाँ पर कल्चरल इनजस्टिस की बात हो रही है। तो CDA स्कॉलर्स अक्सर ना कल्चरल इश्यूज जैसे जेंडर, रेस पे काम करते हैं, लेकिन अब फोकस क्या है, अब फोकस है क्लास एनालिसिस पर भी। यानी कि CDA हेल्प करता है वर्किंग क्लास डिस्कोर्सेज को समझने में, ये देखने में कि लोगों की जो इकोनॉमिक स्टेटस है ना और जो कल्चरल सोच है वो किस तरह लिंक होती है। अब यहाँ पर हम अगर इस टॉपिक को रिवाइज कर लें तो हमने क्या पढ़ा कि CDA लुक्स एट पावर बिहाइंड डिस्कोर्सेज नॉट जस्ट पावर इन डिस्कोर्सेज। फोकस किस चीज़ पे करता है, आइडियोलॉजी के ओवर सिंपली परसुएशन पे। और CDA क्या है, एक पॉलिटिकल और एक्टिविस्ट ओरिएंटेड चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड सोशो इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इसमें अब हमने क्या पढ़ना है, यहाँ पर ना एक ब्रिटिश क्लास सर्वे है जो 2011 में हुआ था। अच्छा, ये अपने याद रखना है, GBSC ग्रेट ब्रिटिश क्लास सर्वे। अब BBC ने ना 2011 में एक सर्वे लॉन्च किया था जिसका नाम था द ग्रेट ब्रिटिश क्लास सर्वे GBSC। और एक और छोटा सर्वे भी किया गया जिसमें ना 1026 लोगों पर था और जिसे प्रोफेशनल रिसर्च कंपनी GFK ने कंडक्ट किया था। उसके बाद दोनों सर्विस ने ना ब्रिटोन को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, और वो 7 कैटेगरीज कौन सी थी, दीज कैटेगरीज वर, सेकंड लास्ट लाइन है, एलीट, एस्टैब्लिश मिडिल क्लास, टेक्निकल मिडिल क्लास, न्यू। यहाँ पर आपके पास लिखी आपने पढ़ लेनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर बात कर लें, जो है ना अ काइंड ऑफ डिफॉल्ट बॉर्डरिज्म अप्रोच टू क्लास हैज़ टेकन ओवर इन सोशियोलॉजी एंड सोशलिज्म। यहाँ पर बॉर्डिविजन है, ये क्या चीज़ है। इस मॉडल का कॉन्सेप्ट जो है ना वो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट पियर बोर्डियो ने से आया था। इस वजह से इसका नाम क्या आ गया, बॉर्डिविजन। ये इसको ये मॉडल कहते हैं इस वजह से, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो जो सोशियोलॉजिस्ट पियर बोर्डियो था उसने। अब ब्रोदरू जो है ना, ब्रोदर क्या है, बोर्दी जो है, इसने अब 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे, और वो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन से थे, सेकंड लास्ट लाइन में है, फील्ड
पर है। फिर लास्ट लाइन में सिंबॉलिक कैपिटल है और इस वाले न्यू पेज में एक है हमारे पास, वो है हैबिटस। हैबिटस है कि आदमी के अंदर डिवेल्प होने वाली आदतें और सोचने का तरीका जो कि एक्सपीरियंस के साथ इवॉल्व होती हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास है कि कुछ ना आर देन सब डिवाइडेड इनटू द डायमेंशन एज फॉर दिस मॉडल इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ वर्जन कंसिस्ट ऑफ 5 जनरल कैटेगरीज। ये अब मैंने ये 5 जनरल कैटेगरीज में डिवीजन हुई है, 5 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लास हैं अकॉर्डिंग टू बोर्डिंग मॉडल। किसके मॉडल के मुताबिक है? बोर्डिंग मॉडल के मुताबिक है। कितनी क्लासेज हैं, कितनी प्रिंसिपल्स हैं? 5 है। ये जो 5 मेजर एरियाज़ है ना, ये जो 5 हमारे पास, ये 5 जो मेजर एरियाज़ हैं, ये वो हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसी शख्स की क्लास क्या है, यानी वो सोसाइटी में किस तबके से ताल्लुक़ रखता है। अब पहला हमारे पास है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ये वो चीज़ें हैं ना जो पैसे से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी होगी, उसके बाद इनकम है और एक्यूमुलेटेड वेल्थ है। अब प्रॉपर्टी जैसे ज़मीन होगी, घर या कोई और रियल स्टेट होगा। और फिर अदर पोजेशन में आ जाता है कि टीवी, कपड़े, फर्नीचर, बुक्स, पेंटिंग एक्सेट्रा। इनकम में है कि सैलरी और वेजेस, यानी कि सैलरी, मजदूरी या किसी काम से मिलने वाली जो मंथली या वीकली अमाउंट है वो। उसके बाद ये वेल्थ में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट या बैंक बैलेंस या बचत जो होती है। फिर अब ये है कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा माल दौलत है, प्रॉपर्टी है, तो वो हाई क्लास कंसिडर किया जाएगा। और ये इकोनॉमिक फैक्टर डिसाइड करते हैं कि वो अपर है, मिडल है या लोअर क्लास में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लें। सेकेंड हमारे पास है सोशियो कल्चर रिसोर्सेज। इसमें क्या है? सोशियो कल्चर रिसोर्सेज ये अब इन चीज़ों का सेट है जो आपकी सोशल लाइफ और कल्चर से लिंक्ड होते हैं। आप सोशल से ही आपको पता चल रहा है ना। इसमें ऑक्यूपेशन है, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है और सोसाइटल एंड कम्युनिटी स्टेटस एंड प्रेस्टीज है। ऑक्यूपेशन क्या है? आप किस जॉब या फील्ड में हैं, मैनुअल लेबर वर्सेस प्रोफेशनल जॉब कर लें। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ में है कि आप ना आपकी जो फिर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ में है कि कंप्यूटर और डिजिटल टूल्स का यूज़ करने का जो स्किल्स वगैरह होती हैं। एजुकेशन में है कि आपकी जो तालीम का लेवल है और उससे जो मिलने वाली जो सोशल इज़्ज़त है उसके बारे में है। सोशल नेटवर्किंग है कि आप किस क्लास के लोगों से मिलते जुलते हैं। स्टेटस और प्रेस्टीज में आ जाएगा आपके पास कि सोसाइटी में आपको कितनी इज़्ज़त मिलती है। यानी कि अगर किसी शख्स की जॉब अच्छी है, उसके दोस्तों का सर्कल एजुकेटेड और इन्फ्लुएंशियल लोगों का है, तो उसकी जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं। ये उसकी क्लास को ऊपर लेके जाता है। ये आपने याद रखनी है कि हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं और सोशल कल्चर रिसोर्सेज में क्या पढ़ रहे हैं। थर्ड इज़ बिहेवियर। ये आप यानी आपका जो लाइफ स्टाइल है ना और आपकी जो पर्सनल आदतें हैं वो बिहेवियर में आती हैं। अब यहाँ पर अगर आप देख लें कि चॉइस ऑफ शॉप्स, बाइंग ब्रांड्स आर नॉट इकोलॉजिकल और ऑर्गेनिक कंजम्पशन, यानी कि शॉपिंग स्टाइल, ब्रांडेड चीज़ें लेना या लोकल इको फ्रेंडली लेना। बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग, बोलने का अंदाज, हॉबीज़ जैसे कि जिम वगैरह, हंटिंग, टीवी देखना, लोकल गेम्स, ये सारा कुछ आ जाता है। यानी कि इसमें आपके पास है कि जैसे कोई बंदा ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करता है, गोल्फ खेलता है या इंग्लिश एशियन में बात करता है, तो वो अपर क्लास का इंप्रेशन देता है। फिर है लाइफ कंडीशंस। लाइफ कंडीशंस में हमारे पास क्या है कि आपकी ज़िंदगी किस क्वालिटी की है और आप किस माहौल में रहते हैं। यहाँ पर हम पॉलिटिकल लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। अब क्वालिटी में ऑफ लाइफ में क्या आता है कि हेल्थ, सेफ्टी और कंफर्ट है। और फिर आप किस एरिया में रहते हैं, एलीट में या वर्किंग क्लास में या मिक्स्ड है। आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है भी या नहीं है। यानी अगर आप सेफ और क्लीन एरिया में रहते हैं ना, तो आप अच्छी हेल्थ सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो ये शो करता है कि आपकी क्लास क्या है, आपकी क्लास अपर है, यानी अच्छी क्लास है। फिर स्पेशल कंडीशंस में क्या आता है कि आप किस तरह के फिजिकल स्पेसेस में रहते हैं और कितना मूव करते हैं। यानी कि मोबिलिटी है कि आप सिर्फ लोकल ट्रेवल करते हैं या ग्लोबल भी। घर या ऑफिस का साइज़ और लेआउट है कि छोटा फ्लैट है या बंगला है। लिविंग अरेंजमेंट में आता है कि सिंगल रूम है, अपार्टमेंट है या इंडिपेंडेंट हाउस है। यानी कि अगर किसी का घर बड़ा है ना, और जब वो ग्लोबल ट्रेवल करता है तो उसकी क्लास क्या हाई समझी जाती है। छोटी जगह और लिमिटेड मूवमेंट लोअर क्लास का सिग्नल देता है। अब ये जो 5 जनरल प्रिंसिपल्स हैं ना, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है कि मतलब ये प्रिंसिपल सिर्फ पैसे पर नहीं बल्कि आपके लाइफ स्टाइल्स, नेटवर्क, बिहेवियर, इन्वायरमेंट सब कुछ काउंट करते हैं क्लास डिसाइड करने के लिए। अब पहले हमने वो पैसे वाला पढ़ा, फिर सोशल, फिर ये किस तरह की चीज़ें खरीदते हैं, ये सारी थी। ठीक है, टॉपिक 3 हमारे पास है क्लास एंड सीडी रिसर्च। अब तो ये टॉपिक हमें बताता है कि जो किस तरह से ना क्लास को डिस्कोर्सेस के ज़रिए समझा जा सकता है, दिखाया जा सकता है। जो रिसर्चर्स हैं ना, जो सीडी रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ज़्यादा क्लास पर ना अपना फोकस नहीं बनाया। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि क्लास एक जो है ना वो रिलेशनल चीज़ है, यानी कि ये लोगों के दरमियान का एक ताल्लुक है, उनका एक सोशल पोजीशन है। और ये काम ज़्यादातर ना सोशल लिंग्विस्टिक करते हैं, जो किसी एक्टिविटी जैसे कम्युनिटी को किसी सिचुएशन जैसे रियल लाइफ सेटिंग में स्टडी करते हैं। ठीक है, सोशल लिंग्विस्टिक।
क्लास का मतलब है कि क्लास का मतलब ना सिर्फ पैसा नहीं होता, ये इस बात से भी होता है कि आप किस तरह का खा रहे हैं, आप कौन है, आप किस जगह रह रहे हैं, आप और सोसाइटी आपको किस नज़र से देखती है। जो फिर बच्चों जो हमारे पास ये टेर्गिसन और टेलर और नेसेस 2014 में दिए हुए हैं ना, 2014 में 2014 में ये रिसर्चर्स ने देखा कि यूएसए की जो वेलफेयर टू वर्क प्रोग्राम है ना, वेलफेयर टू वर्क प्रोग्राम के मैनेजर्स हैं, उनका लैंग्वेज किस तरह से वो गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो यूएसए के वेलफेयर टू वर्क प्रोग्राम के मैनेजर्स हैं, उनका लैंग्वेज किस तरह से गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करना, ये चीज़ उन्होंने देखी। उन्होंने टर्म यूज़ की क्लास टॉक, यानी ऐसी बातचीत जो लोगों को ना उनकी क्लास के वजह से स्टीरियोटाइप्स करती है। क्लास टॉक का मतलब होता है कि ऐसी लैंग्वेज जो गरीब लोगों को ब्लेम करती है, उनकी हालत की असल वजह नहीं समझती। जैसे कहना कि गरीब इसलिए हैं क्योंकि मेहनत नहीं करते। यहाँ पर हम एरिक्सन की बात करें तो एरिक्सन ने ना एक जो शो था उसका एनालिसिस किया था, स्वेडिश रियलिटी शो ओलैरिड का एनालिसिस किया था, और शो में वर्किंग क्लासेस लोगों का मजाक का निशाना बनाया जाता है। और इस शो में जो जिसका उन्होंने एनालिसिस किया, और या उन्हें ना फिर कम अहमियत तबका दिखाया जाता है। अब इस एनालिसिस में ना दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, एक था इंस्क्रिप्शन बाय स्कैग 2004 और दूसरा था मिडिल क्लास गैस बाय लेल। ये था कब? 2008 में है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन का मतलब है कि किस तरह से लोगों के जिस्म, मतलब अपीयरेंस, लाइफस्टाइल और बिहेवियर पर ना उनकी वैल्यू या वर्थ लिख दी जाती है। लोगों को देखा जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है कि वो वैल्यूएबल है या नहीं है। सेकंड यहाँ पर है देयर इज़ अ लाइज नोशन ऑफ मिडिल क्लास गेज। अब ये क्या है? इसमें है कि ये कॉन्सेप्ट क्या एक्सप्लेन करता है कि मिडिल क्लास लोगों किस नज़र से ना वर्किंग क्लास लोगों को देखते हैं। यूजुअली उनको कमज़ोर और बैकवर्ड इस तरह के ना स्पेसिफिक टाइप के काम के लिए के लायक ही उनको समझा जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात कर लें क्लास स्ट्रगल एंड पब्लिक डिस्कोर्सेज की, तो इसमें क्या है कि जो क्लास वार है ना, क्लास वारफेयर है वो, यानी अमीर और गरीब के दरमियान झगड़ा सिर्फ पैसे या प्रॉपर्टी का नहीं होता, बल्कि ये जो मीडिया पॉलिटिकल स्पीच और पॉलिटिकल पब्लिक डिस्कोर्सेज है ना, ये भी एक जरिया होता है। ये एरिक्सन ने 2015 में कहा था। जब हुकूमत, बैंक्स या जो मीडिया है, ये ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ करें जो आम लोगों को तो प्रॉब्लम को छुपाए, सपोर्ट ना करे, और जो एलिट्स हैं उनकी सपोर्ट करें, तो वो भी किस चीज़ में आ जाता है? वो भी एक ना क्लास वार का पार्ट बन जाता है। यहाँ पर फिर हमारे पास एग्जाम्पल है जो कि स्पेन की है, वेयर फ्रॉम द ईयर 2003 ऑनवर्ड अ वेरी पब्लिक डिस्कर्सिव कॉन्फ्लिक्ट। पी यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, पार्टिडो पॉपुलर, ये आपने याद रखना है। PH प्लेटाफॉर्मा, डी एफेस्टडोस पोर, ये जो लिखे हुए हैं ये आपने याद रखना है, ये ना आ सकते हैं MCQs में आ सकते हैं। अब PP ये कन्वर्सेटिव पार्टी है जो कि बैंक्स को सपोर्ट करती है। PH कौन सा है? ये ना ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन थी जो उन लोगों के लिए फ़ाइट करती थी जो जॉब लॉस होने या ना किसी ट्रेजेडी की वजह से अपना घर गंवा बैठते थे। अब जो यहाँ पर है ना PH है, वो ना उसकी ना 3 मेन काम है। एक कौन सा है कि असेंबली यानी कि लीगल और इमोशनल सपोर्ट देना, वेबसाइट यानी कि अवेयरनेस स्प्रेड करना, और एविक्शन पर प्रोटेस्ट है कि जब लोगों को जब घर से निकाल दिया जाता है ना, तो वहाँ जाके प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, PH का कहना था कि बैंक्स और गवर्नमेंट ने जानबूझकर हाउसिंग क्राइसिस बनाए हैं और इसका नुकसान आम लोगों को हो रहा है, और यानी कि इसको क्लास बेस्ड स्ट्रगल समझा गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। हमने इस टॉपिक में जो हमने एग्जांपल्स पढ़ रहे थे ना, स्पेन 2013 वाली, इसमें PP था जो कि कंजर्वेटिव पार्टी है और बैंक्स को सपोर्ट करती है, और जो PAH है वो एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि उन लोगों के लिए फाइट करती है जिनकी किसी ट्रेजिडी की वजह से घर वगैरह छीन जाते हैं, जॉब खत्म हो जाती है। PH कौन से 3 काम करती है? लीगल और इमोशनल सपोर्ट देती है, अवेयरनेस को फैलाती है, और जब लोग के घर छीन जाते हैं तो वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट करती है। तो सिम्बियोसिस का मतलब होता है मीनिंग बनाना, यानी कि इवेंट्स को जो है ना, इवेंट्स को सिंबल और लैंग्वेज के जरिए रिप्रेजेंट करना, जो न्यूज़ होती है, जो बात होती है। अब जब मीडिया और पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस के जरिए ये बताया जाता है कि किस क्लास को ब्लेम करना है और किस क्लास को हीरो दिखाना है, तो जब होगा आम आदमी की प्रॉब्लम्स को जब मीडिया या पॉलिटिशियंस गलत तरीके से दिखाएंगे तो असल मसले का मीनिंग वो भी चेंज हो जाएगा। फिर हमारे पास है कंक्लूजन में ना अब हमने क्या पढ़ना है? कंक्लूजन यहाँ पर ना अगर हम देख लें तो नीड्स फॉर अ मोर क्लास सेंटर CTA are in any case for class to be brought to the fore in the CDA research which is concerned with materially based inequalities in society। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ना CDA में किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर हम यहाँ पर पढ़ लें तो एक CDA रिसर्च में ना क्लास के इशू ज़्यादा फोकस में नहीं होते। CDA का असल जो रेडिकल पर्पज़ है वो ये है कि उन इक्वालिटीज़ को समझें जो मटेरियल रियलिटी में होती हैं, जैसे गरीबी अमीरी का फ़र्क है, हाउसिंग है, हेल्थ इशू वगैरह हैं। इसलिए जो CDA है ना उसको क्लास बेस्ड एनालिसिस की तरफ लेकर जाना चाहिए जहाँ पर सोशल इनजस्टिस का एनालिसिस हो सके।
CDS सिर्फ जो है वो लैंग्वेज एनालिसिस तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, बल्कि उससे ना उन इनइक्वालिटीज़ को हाईलाइट करना चाहिए जो रियल लाइफ में लोगों को अफेक्ट करती हैं। अब आज का जो कैपिटलिस्ट निज़ाम है ना, वो हर बंदे से कहता है कि तुम खुद ज़िम्मेदार हो अपनी हालत के, लेकिन गरीबी, बीमारी या होमलेसनेस ऐसे मसले हैं जो सिर्फ मेहनत करो कहने से सॉल्व नहीं होते। जब गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज नहीं करती तो इंडिविजुअल्स से ना सेल्फ सफिशिएंसी की उम्मीद अनफेयर होती है। डिस्कोर्सेज एनालिसिस का अगर हम यहाँ पर रोल पढ़ लें तो लैंग्वेज और डिस्कोर्सेज ही वो जगह है जहाँ पर ना जो वेलफेयर रिफॉर्म है या सोशल पॉलिसीज़ हैं उनको असली मीनिंग बनता है। इसलिए डिस्कोर्सेज एनालिसिस ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि किस पॉलिसी के पीछे क्या आइडियोलॉजी छुपी हुई है। यानी हर पॉलिसी या लॉ सिर्फ लिखा हुआ नहीं होता, उसके पीछे एक सोच होती है जो लैंग्वेज के ज़रिए समझी जा सकती है। CDS हमें ये जो सोच है ना, ये पहचानने में मदद देता है। टॉपिक 1 में अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये आ सकता है कि CDS किस चीज़ को पावर बिहाइंड डिस्कोर्सेज के तौर पर देखता है, CDS के मेन गोल क्या हैं। उसके बाद ये जो टॉपिक 2 में जो हमने वो एक सर्वे पढ़ा BBC वाला, कि उसमें वो जो था GBCS है वो किसका फुल फॉर्म है, वो किस साल लॉन्च हुआ था, उसमें वो कितने बंदे थे, कितनी क्लास कैटेगरीज थी, 7 थी। उसके बाद ब्रोडू ने क्लास समझने के लिए कितनी कंसेप्ट दिए थे, 3 दिए थे। और हैबिटेट्स का मतलब क्या है। इस तरह जो ट्रू फॉल्स हैं वो उनमें से आ सकते हैं, जो वो रिसोर्सेज वाले थे ना, वो इकोनॉमिक्स और वो सारे थे, और सोशो कल्चर रिसोर्सेज इकोनॉमिक रिसोर्सेज वाले में से। टॉपिक 3 अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास हैं क्लास है CDS रिसर्च। CDS रिसर्चर्स क्लास को क्यों कम फोकस करते हैं, क्लास टॉक का मतलब क्या होता है। उसके बाद अगर ट्रू फॉल्स की बात करें तो ये है कि मीडिया हमेशा वर्किंग क्लास को पॉजिटिव दिखाता है, ट्रू है या फॉल्स है। और इंस्क्रिप्शन और मिडिल क्लास गेज किन रिसर्चर्स ने दिए थे, ये आपने कर लेना है। टॉपिक 4 की अगर हम बात करें क्लास स्ट्रगल एंड पब्लिक डिस्कोर्सेज में, तो क्रिटिकल डिस्कोर्स स्टडीज CDS की फुल फॉर्म क्या है, CDS किस से रिलेटेड अप्रोच है। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने एक पढ़ा ये PAH और जो PP थी, ये इनका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये आपने कर लेना है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 32 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।